गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रीफ सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग एसबीआई पीओ मेन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि सेक्शन वाइज डेली का मेरा प्रैक्टिस वाइज क्या रूटीन रहता था, कितने सेट्स और किन किन टॉपिक्स से मैं डेली प्रैक्टिस करता था। सेक्शन वाइज सारी बातें करेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन जनरल अवेयरनेस के बारे में भी, और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव जो आपका रहेगा पेपर उसके बारे में भी छोटे में ब्रीफ में हम बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से 2015 में जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो किस तरह से मेरा मेंस के लिए डेली रूटीन रहता था। मतलब टाइम वाइज नहीं, टाइम वाइज के लिए तो ऑलरेडी सेशन मैंने अपलोड कर दिया है कि प्री और मेंस की मैं एक साथ कितना कितना टाइम अलॉट करता था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वांट्स। क्वांट्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांट्स में आप सभी को पता है जो मेजॉरिटी पोर्शन रहता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से रहता है, डीआई से रहता है। और आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन है वो डीआई से ही रहेगा। तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेली मेरा टारगेट रहता था कि डेली मैं 4 से 5 डीआई ज़रूर सॉल्व करता था। 4 से 5 डीआई क्वांट्स के लिए मैं डेली सॉल्व किया करता था। और कोशिश मेरी यही थी कि मेरे जो फंडामेंटल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहें। अब इसके अलावा डीआईज के अलावा नंबर सीरीज़ एक टॉपिक था जिस पे मेरा खास ध्यान रहता था। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे भी मैं खास ध्यान रखता था, क्योंकि अगर पेपर में इन टॉपिक से सवाल आते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि इनमें मैं स्कोरिंग ना छोड़ूं। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर पूछा जाए तो ये कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं जिनको मैं मिस आउट नहीं करना चाहता था, तो इनको भी साथ में डेली डीआई के साथ प्रैक्टिस करता था। पर जो मेजॉरिटी जो मेरा फोकस रहता था वो डीआईज पे ही रहता था। अब बाकी बात रही मिसलेनियस अर्थमेटिक की, तो अब मिसलेनियस अर्थमेटिक पे मैं स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करता था, क्योंकि आजकल बहुत सारे डीआईज ऐसे भी रहते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। बहुत सारे डीआईज आपके ऐसे रहते हैं जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। तो अलग से मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता था। रेयरली कोई मॉक टेस्ट में हो जाए तो हो जाए, बाकी ऐसे में प्रैक्टिस नहीं करता था। मेरा मेन फोकस डीआई, नंबर सीरीज और आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे ही रहता था, और यही आप लोगों का भी फोकस रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब रीजनिंग पर अगर आ जाए तो रीजनिंग पे मेरा डेली का टारगेट रहता था कि मैं 3 पजल अच्छे लेवल की, मॉडरेट टू हाई लेवल की 3 पजल डेली सॉल्व करूं। इसके साथ साथ जो आपके मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड, चाहे आपके डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज़, इन टॉपिक से भी डेली 3 से 4 सेट्स की प्रैक्टिस रहती ही रहती थी। तो 3 पजल्स मैं ज़रूर करता था, क्योंकि मुझे पता था कि पजल्स का बहुत ही बड़ा और मेजॉरिटी पोर्शन पजल्स का आना ही पड़ेगा। अब सारी पजल्स या ज़्यादा पजल्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता पीओ मेंस के पेपर में, पर कम से कम मुझे कुछ पजल्स तो बनानी ही पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर एक प्रैक्टिस रखें इसके लिए। अब काफ़ी लोग रीजनिंग में मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब आज अगर इनपुट है तो इनपुट आउटपुट के ही सेट्स निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, चाहे रीजनिंग में हो, क्वांट्स में हो, चाहे इंग्लिश में हो, उनका पहले से एक बेसिक्स, आपका एक फंडामेंटल बना हुआ होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक बेस बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मिक्स प्रैक्टिस रहनी चाहिए, जिससे कि एक ही ट्रैक पे आपका दिमाग ग्रो ना करे। मतलब आप ऐसा नहीं 2-3 दिन तक इनपुट आउटपुट ही किए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको पहले ही करनी है, अपना बेसिक जब आप क्लियर करते हैं। अब आपकी बारी है कि मिक्स प्रैक्टिस करने की। तो जैसे कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूँ कि मैंने 3 पजल सॉल्व किए, 3 पजल्स के साथ मैंने 3 से 4 मिसलिनियस सेट्स रख लिए। ठीक है, 3 से 4 मिसलिनियस सेट्स रख लिए, उसमें रिवर्सी लॉग्स का भी एक सेट आ गया, मान लीजिए इनपुट आउटपुट का एक सेट आ गया, लेट्स से एक मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का सेट आ गया। अब ये वेरी करता रहेगा। अब अगले दिन कुछ नए टॉपिक्स का आपको सेट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और फाइनली जो इंग्लिश का काफ़ी लोग पूछते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि यार 2015 में जब मैंने पेपर दिया था, इंग्लिश मेरा पहले से स्ट्रांग था, क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम पे जीआरई के लिए प्रिपरेशन किया था। उसमें इंग्लिश काफ़ी अच्छी लेवल पे इंग्लिश आती है, एसबीआई से ज़्यादा बेटर लेवल रहता है। तो मेरा जो रीडिंग थी और जो वोकैब था वो काफ़ी अच्छा था। ऑलरेडी मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी, पर एसबीआई के टाइम भी मैंने बस यही ध्यान रखा था कि मेरी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे, क्योंकि इंग्लिश या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट या सेक्शन रहता है उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं कोशिश करता था कि डेली 4 से 5 आरसी ज़रूर पढ़ूँ, क्योंकि पीओ मेंस के पेपर में आपको आरसी बहुत सारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स रहते थे वो मॉक टेस्ट के थ्रू मैं प्रैक्टिस, या फिर सेक्शनल जो टेस्ट रहते हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करके कवर करने की कोशिश करता था। पर मेरा जो मेन फोकस रहता था वो आरसी पे। मैं ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा आरसीज पढूं और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो आरसीज के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इवन अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जो रहेगी कॉम्प्लेक्स ही रहेगी लैंग्वेज, उनको भी मैं एनालाइज कर पाऊँ और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और रहती है कि जितना ज़्यादा आप आरसी पढ़ते हैं उतनी बढ़िया आपकी रीडिंग स्पीड होती है और ये आपको आगे पजल में भी काम आती है। जब रीजनिंग में आप पजल सॉल्व करेंगे ना, तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पजल आती है, उसमें भी काम आती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में रीडिंग करो, चाहे आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे अच्छी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश की स्टैंडर्ड जो थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़िए। बाकी आरसीज के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आपके सोर्सेज हैं, वहाँ से अच्छे से पढ़िए और जितना ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे उतना बेटर आपके इंग्लिश में स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मेरा टारगेट ये रहता था 4 से 5 आरसीज मुझे डेली सॉल्व करनी है। इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बचता था तो मैं कुछ सेक्शनल टेस्ट देता था, जिसमें बाकी जो मिसलिनियस जो टॉपिक्स रहते हैं वो वहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली जो पिलर्स रहते हैं आरसी, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में क्वांट्स में रहता है डीए, रीजनिंग में रहता है पजल्स और इंग्लिश में रहता है आरसी। ये रहता है, ये आपको पता है क्योंकि मेजॉरिटी इसी से आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर स्टार्ट होते ही आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। देखिए हमेशा, क्योंकि पीओ मेंस का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सॉल्व नहीं, मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जब भी मॉक टेस्ट भी देना, जैसे कि मैं हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिया करता था, जैसे संडे मैंने फिक्स कर रखा था कि संडे को मुझे एक मॉक देना है पूरा का पूरा। अब मॉक में स्कोर कम आए उससे आप डिमोटिवेट मत होइएगा, अभी आपके पास समय है कोई भी मेंस एग्जाम में अपीयर होने से पहले। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मॉक्स के थ्रू मैंने ये सीखा था कि पेपर में मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स से सीखना। तो डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते हैं। तो मैंने जो चीज़ें ट्राई करी और मैंने जो फाइंड आउट किया वो ये कि मैं 2 फेज़ में पेपर अटेम्प्ट करता था, मतलब कोई भी सेक्शन, क्योंकि सेक्शनल वाइज टाइम रहता है एसबीआई पीओ मेंस में एटलीस्ट। तो एक सेक्शन को मैं जैसे कि 2 फेज़ में बांट देता था। पहले फेज़ में मैं कोशिश करता था इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ढूंढने की, जो इजियर जो टॉपिक रहते हैं, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि क्वेश्चन देख के एक सर्टेन आइडिया एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस में तो लग ही जाता है कि जो हमसे बहुत जल्दी हो सकते हैं, तो वो मैं फटाफट कर लेता था। वो आपको भी ये करना है। अब सेकेंड फेज में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उनको हम कोशिश करना स्टार्ट करते थे। तो यही कोशिश आप भी अपने मॉक टेस्ट में कीजिएगा। देखिए पहली अटेम्प्ट में अच्छी तरह माहिर होना उसमें पॉसिबल नहीं है, पर जैसे जैसे आप 2, 3, 4, 5 मॉक्स देंगे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक्स में मैं स्ट्रांग हूँ, किन में वीक हूँ, किन को पहले अटेम्प्ट करना है, किन को बाद में अटेम्प्ट करना है। तो ये आइडिया लगने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस की मैंने बात नहीं की है। जनरल अवेयरनेस के लिए देखो मेरे टाइम पे क्या रहा करता था कि करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा वेटेज था नहीं, मेनली स्टैटिक से ही सवाल पूछे जाते थे। मैंने जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की नहीं थी और इवन मेरा जो स्कोर आया था वो जनरल अवेयरनेस में काफ़ी कम आया था। अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स फिर भी ठीक ठाक स्कोर आ गया था, पर जनरल अवेयरनेस में मेरा सबसे कम स्कोर था। अब आप लोगों की जो मेजॉरिटी सेक्शन रहता है वो करंट अफेयर्स रहता है, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट 4 to 5 मंथ्स का आपको कवर करके जाना ही जाना है। 4 से 5 महीने का आपका ठीक ठाक करंट अफेयर्स बना हुआ होना चाहिए, और इसमें भी जो बैंकिंग करंट अफेयर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको टाइम भी बताया था, डेली 40 से 45 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। और ये अब नहीं, जब आपने प्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से वो शुरुआत हो जानी चाहिए। तब से शुरुआत करते हुए अब तक कर रहे हो, तब पेपर तक एकदम स्कोरिंग लाइक का आपका ये सेक्शन बन जाएगा। और इस बार ट्रेंड ये देखने को मिला है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो सेक्शन डिफिकल्ट रहा है, तो अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिएगा। बाकी तो पेपर बताएगा कैसा स्कोर आप कर पाते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और बच गया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो काफ़ी लोग परेशान होते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को लेके कि सर टॉपिक जो पूछा गया उसमें क्या पता हमें डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो, डीप नॉलेज ना हो, तो क्या करेंगे। यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मेरे काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए थे। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये नहीं देखते वो लोग कि आपकी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग क्या है या टॉपिक पे कितना डेप्थ पे नॉलेज है, ये इस मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको फॉर्मेट आता है कि नहीं आता, और दूसरा कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। तो क्योंकि ग्रामेटिकल एरर जितना ज़्यादा आप करेंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा कटते रहेंगे। तो 2 ही चीज़ें मैटर करती है बेसिकली। ऐसे नहीं कि टॉपिक पूछा और कुछ और ही लिख दोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे, पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपका टॉपिक के बारे में वो पूछना चाहते हैं। उनका टारगेट ये है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपको जो भी पूछा जा रहा है, चाहे ऐसे हो, चाहे प्रिसाइज हो, चाहे आपका
लेटर हो, उनका आपको फॉर्मेट अच्छे से पता ही नहीं पता, और प्लस आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है कि क्या आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख लोगे और जो वर्ड लिमिट्स है उसके अंदर अंदर अगर आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा कोई इन डेप्थ नॉलेज और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी लोग बोलते थे मुझे भी उस टाइम, और अब भी काफ़ी स्टूडेंट्स बताते हैं जिनका सिलेक्शन भी हो गया, वो भी बोलते हैं कि ऐसे कर दिया। उनसे नहीं मिलेंगे मार्क्स आपकी ग्रामेटिकल जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, उस पर मैटर करते हैं, और दूसरा आप कितना करेक्टली फॉर्मेट लिखते हैं पूरा का पूरा। बस ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं सजेस्ट वैसे करूँगा कि SBI PO प्री एक बार हो जाए, उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अभी से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, मैंने नहीं की थी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए मैंने प्री से पहले एक बार पैटर्न ज़रूर देख लिया था कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या है। तो वो एक बार आप अवेयर रहिएगा कि हाँ भाई ये लेटर्स है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसे है, ये है। तो जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में बस अवेयर होना ज़रूरी है। उनके लिए प्रैक्टिस आप प्री के बाद करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इतनी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अब जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसे लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एक, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आपके लिए ऐसे छोटे छोटे मिनी क्लिप्स बनाऊँ जहाँ पर मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और क्या क्या टिप्स जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जिससे कि आप लोगों को और फ़ायदा हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर नए हैं आप चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा डेली सेशंस हमारे रहते हैं। आज मैं सुबह मेंस का सेशन नहीं ले पाया, कुछ अर्जेंट वर्क था जिसके कारण मुझे जाना पड़ा। चिंता मत कीजिए, आज प्री की क्लास रहेगी, और क्वांट्स की क्लास के लिए मैं नोटिस डाल दूंगा। सिंह सर अभी आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे अपने काम के चलते हुए। आपको पता है सर ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनके कुछ दिन ऑफ्स रहते हैं, तो अभी सर आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे आने वाले 2 दिनों के लिए। तो उसके लिए मैं अलग से नोटिस भी डाल दूंगा। बाकी रीजनिंग की प्री की क्लास शाम को रहेगी, मिस मत कीजिएगा, और कल फिर से मेंस की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।